हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार संजीव सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हम लोग इस समय लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमारा टीएससी लिखा द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसके बाद में द स्टडी ऑफ पोएट्री मेथोडोलॉजी का। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। बेसिकली आप न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही रहे होंगे। नहीं जान रहे हैं तो जब मैं आपको जो चीज़ें बताऊं, आपको वहां पर मेन चीज़ों पर फोकस करना है। बहुत ही आसानी से आपको न्यू क्रिटिसिज्म समझ में आने वाला है कि क्या है। देखिए, हमारे लिटरेचर में जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है वो बेसिकली क्रिटिसिज्म ही है। तो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यू क्रिटिसिज्म की। ठीक है, तो न्यू इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका टर्म कहाँ से पॉइंट होता है और बेसिकली किस पर फोकस करता है। तो जरा सा हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि वाई डू वी नीड अ न्यू क्रिटिसिज्म, वाई द न्यू क्रिटिसिज्म वाज ब्रॉट आउट, क्या इसके पीछे कारण था। तो देखो, जब हम लोग पहले पढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा, चाहे हम लोग मैथोडोलॉजी की बात कर लें या फिर उनसे पहले की जो क्रिटिक्स रहे हैं उनकी बात कर लें, तो इन लोगों ने स्पेसिफिकली कहाँ पर ध्यान दिया, या तो सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या फिर फिलोसफिकल चीज़ों पर या फिर साइकोलॉजी के पर या फिर बायोलॉजिकल चीज़ों पर या फिर पर्सनल चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया, बायोग्राफिकल चीज़ों पर। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब आदमी ने बोला कि यार हम लिटरेचर लिख रहे हैं कि हम किसी के बारे में जान रहे हैं, है कि नहीं। लिटरेचर जब आप लिख रहे हैं, किसी पोइट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी वर्क के लेकर के बात कर रहे हैं, तो उसके और सिर्फ उसके बारे में ही बात की जानी चाहिए। तो न्यू क्रिटिसिज्म आया, इसने क्या किया, एक नया ट्रेंड दे दिया। उसने बोला कि देखो, जब हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं या फिर किसी वर्क के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल, फिलोसफिकल, बायोग्राफिकल और सोशियोलॉजिकल कोई भी चीजें जो है उसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। टेक्स्ट को केवल ऑटोटेलिक माना गया है न्यू क्रिटिसिज्म में, कि जो कुछ है वो टेक्स्ट ही है। अब ऐसा नहीं सपोज कीजिए, जैसे हम लोग मान लो अब शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो अब शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो वही शेक्सपियर के बारे में उस वर्क में दे रखा है कि शेक्सपियर किस एरा में थे, उस एरा की टेंडेंसीज क्या थी, शेक्सपियर कब पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, उस समय का बैकग्राउंड क्या था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है हमको, क्योंकि अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आप सही से वर्क को जज नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ वर्क को जज करना है कि किसी बंदे ने अगर वो वर्क लिखा है तो वो वर्क कितना जो है बेहतर है। केवल सिर्फ और सिर्फ उस वर्क को हमें जज करना है। लेकिन जब हम किसी राइटर के बैकग्राउंड को, उसके एरा को, ठीक है, दिमाग में रखेंगे या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज को इसमें इंक्लूड करेंगे, पर्सनल फैलासी या फिर हिस्टोरिकल फैलासी, जैसा कि मैथोडोलॉजी ने बात की भी थी, अगर उसको दिमाग में रखेंगे तो फिर हम वर्क को सही से जज नहीं कर पाएंगे। तो न्यू क्रिटिसिज्म जब आता है तो इन्होंने एक नया तरीका दिया। इन्होंने कहा कि किसी अगर आपको वर्क को जज करना है तो आपको क्लोज रीडिंग की जरूरत है, मतलब वर्क को आप बहुत क्लोजली आप पढ़िएगा, ठीक है ना। अब क्लोज रीडिंग क्या है, या फिर इन्होंने टेक्स्ट को ऑटोटेलिक कैसे बोला है, वो हम लोग इसमें बात करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जोर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, समझते हैं इसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखो, जो न्यू क्रिटिसिज्म है बेसिकली उसको हम लोग टेक्सुअल क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। एक तो पॉइंट ये है, टेक्सुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट से मतलब है कि टेक्स्ट में किस प्रकार का मीटर है, डिक्शन है, सिंबल है, इमेजरी है, वो कैसा है, किस प्रकार की उसमें एम्बिग्विटी है, पैराडॉक्स है, इन सब चीजों को समझना है। जब आप इन सब चीजों को समझ लेंगे, उसी के आधार पर हम ये जानेंगे कि ये वर्क कितना बेहतर है। इसमें कोई भी हिस्टोरिकल, पर्सनल, बायोग्राफिकल कोई भी चीज इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर एक क्या है कि न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने जो है क्या बोला है कि बेसिकली टेक्स्ट ही सब कुछ है, इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म को टेक्सुअल क्रिटिसिज्म बोला जाता है। ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। तो आप ही जान रहे हैं कि भाई न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, 1941 से, जब आपकी विलियम जो है क्या बोलते हैं, आई रिचर्ड की किताब आती है, ठीक है। वहां से उसके बाद में 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, विलियम इब्सन की किताब है, वहां से इसकी नींव पड़ती है। तो 1920 से इसकी शुरुआत बेसिकली मानी जाती है, लेकिन नाम इसका जो है वो आगे चल करके आता है, जिसको हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जोल इलियास स्पिनग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है कि सबसे पहले जो न्यू क्रिटिसिज्म टर्म था बेसिकली उसको किसने यूज किया। तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जोल इलियास स्पिनग्राम इनका नाम है। इन्होंने अपने एक लेक्चर में, ठीक है, ये न्यू क्रिटिसिज्म टर्म दिया था। तो आप देख रहे हैं, इज एन एड्रेस एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक लेक्चर दिया था, इनके उस लेक्चर का नाम था द न्यू क्रिटिसिज्म।
तो वहीं से इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है कि वहीं से ये टर्म निकल करके आता है, ठीक है। और बाद में जो है ये बेसिकली ये एक मूवमेंट के रूप में काम करता है। और बाकी इसका ओरिजिनल जिसको हम क्रिटिसिज्म के रूप में पढ़ते हैं, तो द न्यू क्रिटिसिज्म केम इनटू यूज इन लिटरेचर आफ्टर जॉन क्रा रैनसम की जो किताब है ना, वहां से आपका आता है, जिसका नाम है यहाँ पर अमेरिकन क्रिटिक है जिनकी किताब का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। ये 1941 में आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये किसकी किताब से लिया गया है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा जॉन क्रा रैनसम की किताब है न्यू क्रिटिसिज्म, ये आता है 1941 में, ठीक है। वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बाद में जो है इसमें बहुत सारे क्रिटिक्स रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप ध्यान देंगे कि इसके फोर रनर कौन रहे हैं, प्रिकर्सर्स कौन रहे हैं। तो प्रिकर्सर में देखिए आपको ध्यान क्या देना है, जिसे जो सिंबोलिस्टिक राइटर्स हुए हैं, क्योंकि ये न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट बात करता है क्लोज रीडिंग की, और क्लोज रीडिंग का मतलब होता है नथिंग बट टू एनालाइज द टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल, इमेजिनरी, मीटर, डिक्शन, राइट, एंड फिगर ऑफ स्पीचेस। When we will analyze those things, then we will come to know about the actual reality of that particular text, that how so far it has a high standard, right? तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि इसके प्रिकर्सर्स कौन कौन से। तो आप देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म, रैनसम एनालाइज द थ्री कंटेम्परेरीज क्रिटिक्स लाइक टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड, आइवरी विंटर्स, मेक्स अ पावरफुल अपील फॉर ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। अब ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो है सोसाइटी पर बात होती थी, ओंटोलॉजिकल का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग को लेकर के, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की इसमें जो है बात की गई है। तो रैनसम एंड ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म इन्फॉर्म्स द एसेंस टू फाइंड द बीइंग ऑफ द टेक्स्ट और अ पोएम। मतलब चाहे रैनसम मतलब न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें या ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करेगा किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट की या किसी पार्टिकुलर पोएम की। इसको रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे अफेक्टिव फैलासी हो, इंटेंशनल फैलासी हो, आपकी चाहे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हो, उसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी इसका एक तरीके से कह रहे हैं हम, एक समरी के रूप में इसको हम देख रहे हैं। इसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो हम निकालेंगे, इसके बाद इसकी जो थ्योरीज हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये तो प्रिकर्सर थे ही थे, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा द शिकागो क्रिटिक्स, ठीक है, जिसमें आपके R.S. क्रेन हैं, ठीक है, बर्नार्ड वेविंग हैं, ठीक है, और रिचर्ड मैक्वेन हैं। ये आपके शिकागो क्रिटिक्स माने जाते हैं, जिनको न्यू अरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स भी कहा जाता है। इन लोगों ने भी जो है फिगर पर या फिर उसकी लैंग्वेज को लेकर के बात की है कि भाई किसी वर्क में पर्टिकुलर क्या कैसा जो है फिगर ऑफ स्पीचेस है या फिर कैसी उसकी लैंग्वेज है, उसको लेकर के बात की है। इसीलिए ये भी जो है फोरग्राउंडर माने जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के, ठीक है। तो ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ये बेसिकली क्या होता है, ये बेस्ड होता है आपके ओंटोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी लैंग्वेज है, उसको लेकर के बात करता है, ठीक, ये है। और ये कहता है कि द बिलीफ इज दैट द टेक्स्ट हैज इट्स ओन ओंटोलॉजी, मतलब बोलता है कि जो टेक्स्ट होता है उसका अपना एक खुद का स्ट्रक्चर होता है, खुद का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक। ये ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म मानता है, चाहे ओंटोलॉजिकल कह लो या फिर आप चाहे न्यू क्रिटिसिज्म कह लो। तो अभी तक इतनी सी बात समझ में आई होगी कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो कहता है कि टेक्स्ट जो होता है वो ऑटोटेलिक है, ठीक है। टेक्स्ट अपने आप में ही पर्याप्त होता है चीजों को बताने के लिए कि कितना बेहतर इसको लिखा गया है, ठीक है। और ये किसी चीज पर किसी भी बाहरी इंट्रिंसिक क्वालिटी पर ध्यान देता है, एक्सट्रिंसिक क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता। मतलब जैसे बाहरी चीजों को लेकर के टेक्स्ट के अंदर उसी को लेकर के बात करता है, टेक्स्ट के बाहर की इन्फ्लुएंस को ही एडमिट नहीं करता है। अब टेक्स्ट के बाहर का इन्फ्लुएंस का मतलब चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे फिलोसफिकल हो, चाहे सोशोलॉजिकल हो, ठीक है, चाहे साइकोलॉजिकल हो, इन चीजों को डिस्कार्ड कर दे रहा है। इसमें हिस्टोरिकल पर्सनल इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट। तो अब आप देखेंगे फ्रॉम द मिड 1930s द लेट 1950 न्यू क्रिटिसिज्म ऑक्युपाइड द सेंटर स्टेज ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है पूरा का पूरा इसी का बोलबाला रहता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है द इंसिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेक्स्ट, इट्स सेल्फ सफिशिएंसी एंड ऑर्गेनिक यूनिटी अजर्ड अ यूनिक वे टू रीड द टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है बात करता है कि टेक्स्ट जो है बेसिकली अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है चीजों को बताने के लिए। ये बात करता है आपकी ऑर्गेनिक यूनिटी पर। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये बना कैसे है, ये किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, किस प्रकार का मीटर है, किस प्रकार का सिंबल है, किस प्रकार की इमेजनरी है,
उन सब चीजों के बारे में ये आपका न्यू क्रिटिसिज्म बात करता है। ठीक, द न्यू क्रिटिसिज्म रिगार्ड्स पोएम टू बी एन ऑटोनोमस, तो आप समझ लीजिएगा ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट मानता है इसको, है कि किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको राइटर के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को पढ़िए और आप समझिए, बस टेक्स्ट को ही हमें एग्जामिन जो है वो करना है। अब यहाँ पर देखो, न्यू क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली यूज द टर्म पोएम, ध्यान देना, कैजुअली टू रेफर एनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यू क्रिटिक्स ने पोएम जो शब्द यूज किया है वो बेसिकली किसको रेफर करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू क्रिटिक्स हिसाब से पोएम का मतलब होता है कोई भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं कोई कविता हो, कुछ भी आपने लिखा हो, ठीक है, वो उसको पोएम की कैटेगरी में किया जाएगा। और पोएट का मतलब क्या है, पर्टेन टू ऑल लिटरेरी आर्टिस्ट, जितने भी लिटरेरी आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया है पोएट। पोएट का मतलब ये नहीं कि केवल जो है पोएम को कंपोज करने वाला, नहीं, बल्कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब के लिए न्यू क्रिटिसिज्म में पोएट टर्म यूज किया गया, और जितने भी आपके लिटरेरी एक्सप्रेशन है उनके लिए आपको पोएम वर्ड यूज किया गया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आपके टी हुल्म है, इजरा पॉन्ड है, टी एस इलियट है, आई रिचर्ड है, विलियम इम्सन है और एफ आर लेविस है, ये जो है बेसिकली प्रिकर्सर माने जाते हैं रोमांटिसिज्म के। तो एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे इनका देखे ना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, मीनिंग एंड मीनिंग इनका वर्क हो गया। विलियम इम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 में आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इनका जो है ये 1920 में आता है इनका, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1930 वगैरह में आता है। इजरा पॉन्ड आप समझ रहे हैं सिंबोलिस्टिक थे, टी एस इलियट भी सिंबोलिज्म से एसोसिएटेड, टी हुल्म भी है। ठीक, तो ये इनको जो है प्रिकर्सर माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिकर्सर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है, ये प्रिकर्सर माने जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, इनके हिसाब से क्या है, यहाँ से देखते हैं, अंडर देयर इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिकम मोर साइंस, ठीक है, देन आर्ट। इन्होंने क्या माना है, इनके अंडर में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो बेसिकली साइंस हो गया, ये केवल अब आर्ट नहीं रहा। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू आइडियोलॉजीज, क्योंकि अब नई आइडियोलॉजीज आ गई, जैसे कि साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक, तो दीज आइडियोलॉजीज मेड एन इम्पैक्ट ऑन द मेथड्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। अब जब ये इतनी चीजें आ गई, अब देखो, जैसे आप चार्ल्स डिकेंस को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यार चार्ल्स डिकेंस के जितने सारे वर्क्स हैं उनमें सबको आपको जो है ऑर्फेंस मिलेंगे, क्रिमिनल्स मिलेंगे, पिक पॉकेटर्स मिलेंगे, ठीक है, और बैड एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। तो उनके वर्क में सब कुछ वही दिखाया गया जो उनके सोसाइटी में चल रहा था। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि हमें सोसाइटी से, उस एरा से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल टेक्स्ट को जज करना है। अब अगर आप उस जमाने में क्या चल रहा है, सोशियोलॉजिकल चीजें जो भी थी या सोशल इश्यूज जो भी थे उनको आप टेक्स्ट में इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर वो टेक्स्ट अच्छा नहीं माना, क्योंकि उसमें फिर उसके प्रति सिंपैथी में रहेगी। तो न्यू क्रिटिसिज्म कहता है ये सब चीजें नहीं, क्योंकि जब से ये अलग अलग ट्रेंड्स आ गए हैं, साइकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी या फिर लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, चीजें जब इंक्लूड हो गई हैं तो टेक्स्ट का जो ओरिजिनल मीनिंग था वो बेसिकली डिस्कार्डेड हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया है, क्योंकि टेक्स्ट की जो एस्थेटिक ब्यूटी थी वो अब गायब हो गई है। ठीक है ना, उसमें अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे किसी एरा को पर्टिकुलर टारगेट करके, तो फिर आप उस टेक्स्ट का जो है रियल वैल्यू आप नहीं जान पाएंगे। तो वही कह रहे हैं। अब क्या होता है, तो जॉन क्रा रैनसम, एलन टेट और आरपी ब्लैकमर, क्लिंट ब्रूक, ठीक है, रॉबर्ट पेन बैरन, विलियम इम्सन, रेन बैलैक एंड ये विमसेट एंड बियर्डसले, ठीक है, प्रोमिनेंट जो न्यू क्रिटिक्स हैं इस मूवमेंट में, इनका काफी ज्यादा अहम योगदान है। एलन टेट को आप जान रहे हैं, इन्होंने टेंशन नाम का जो है वर्क दिया था, टेंशन, ठीक, टर्म। और क्लिंट ब्रूक का जो है एस एंड जेड आपने पढ़ा होगा, इसी में इनकी जो है थ्योरी भी आती है। ठीक है, ये सब आपके न्यू क्रिटिक्स हैं। और बियमसेट, ब्रेडसले, ये दोनों हैं, आप जानते हैं इंटरनेशनल फैलासी, अफेक्टिव फैलासी इन्होंने ही दी थी। आपने देखा होगा कि आई रिचर्ड ने एक स्कूल के कुछ छात्रों को लिया था और उन्होंने किसी वर्क को जज करने की बात की थी। उन्होंने बोला था कि भाई कुछ राइटर जो है रीडर्स को बिठा दीजिए, उनको किसी भी पोएम का एक एक पेज दे दीजिएगा और अलग अलग राइटर को पढ़ने दीजिए, मतलब रीडर्स को पढ़ने दीजिए। उसके बाद में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का, पर्टिकुलर पोएम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है रीडर्स के माइंड पर, उसी के आधार पर हम किसी वर्क को जज करेंगे। ठीक है, तो उसी के संबंध में बाद में ये इंटरनेशनल फैलासी, अफेक्टिव फैलासी बाद में आती है, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, देखो जॉन क्रा रैनसम का जो वर्क है न्यू क्रिटिसिज्म उसको पढ़ना है, एलन टेट का टेंशन को पढ़ना है,
तो जितने आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इन सब क्रिटिक्स के वर्क कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको सही से पढ़ लेने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं और उनको ऑर्डर भी करवाया जा सकता है विद पब्लिकेशन डेट। तो ये चीज हमें ध्यान देनी वहां पर है। अब रीजन है फॉर द राइज ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, ये मैंने बताया था वहां पर। अब उसमें वही चीज आएगी जो मैं बताऊंगा। देखो, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डिससैटिस्फैक्शन बोथ इन इंग्लैंड एंड अमेरिका विद द कंटेम्परेरी क्रिटिकल मेथड। तो उस समय जो कंटेम्परेरी क्रिटिकल मेथड चल रहे थे लिटरेचर में लेकर के, उसमें काफी ज्यादा जो है डिस्प्यूट था और बहुत ज्यादा जो चेंजेस भी हो रहे थे साइंस को लेकर के, सोशल चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कंसर्न विद मॉरल एंड सोशल वैल्यूज केम टू बी रिगार्डेड ऑब्स्टकल्स। अब इन सब चीजों में सोशल और जो मॉरल वैल्यूज थी वो बाधा बन रही थी, ठीक है, लिटरेरी चीजों में और क्रिटिकल डेवलपमेंट में। तो इसीलिए सभी लोगों के बीच में जो है काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस और डिससेटिस्फेक्शन होने लगा था। तो उस टाइम के आप देख रहे हैं ये जो इमेजिनिस्ट हैं टी हुल्म, ठीक है, और बाकी आपके इजरा पॉन्ड वगैरह, ये सब इसी से एसोसिएटेड हैं। भाई इमेजिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी भी वर्क में इमेजेस लगा करके चीजों को एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना, उसे हम इमेजिज्म बोलते हैं। चलो ये तो खैर इतना ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या कहता है, इस पे ध्यान देना है। देखो, न्यू क्रिटिसिज्म कहता है रिगार्ड्स अ पोएम और अ वर्क ऑफ आर्ट एज द थिंग इन इटसेल्फ। मतलब मैंने आपको वही बताया कि चाहे कोई पोएम हो, कोई वर्क हो, ठीक है, आर्ट का, वो अपने आप में ही पर्याप्त है। एंड द क्रिटिक मस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्क। तो क्रिटिक को कहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए, केवल वर्क पर, ठीक। मतलब वही है कि जो वर्क है, वर्क को ही आप ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं। द फंक्शन ऑफ द क्रिटिक इज टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट अ वर्क ऑफ आर्ट। क्या करना है, कोई भी क्रिटिक है उसको वर्क को एनालाइज करना है आपको, उसके बाद इंटरप्रेट करना है और इवेल्युएट करना है, ठीक है। वर्क को इवेल्युएट करना है, वर्क से मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। द क्रिटिक मस्ट एंगेज इन क्लोज टेक्सचुअल स्टडी। तो वही बात है, क्लोज टेक्सचुअल स्टडी का मतलब क्या होता है। क्लोज रीडिंग और अ क्लोज टेक्सचुअल स्टडी इज नथिंग बट टू एनालाइज or to try to understand or try to decipher the internal or intrinsic meaning of that particular text, that what kind of imagery, what kind of symbols, what kind of rhythm, what kind of diction has been included in that particular text, right? वो चीज आपको करनी है without considering any extraneous factors, मतलब बाहरी चीजों को नहीं। अब ये extraneous factors में कौन कौन चीजें, जैसे कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट हो गए उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है, किसी का बायोग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है उसको आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल, कुछ भी चीजें उन सबको निकाल देना है, केवल टेक्स्ट पे ध्यान देना है। जैसे कोई मॉरल चीज है या रिलीजियस चीज है या फिर सोशल है या फिर पॉलिटिकल कंडीशंस हैं या फिर कोई बायोग्राफी वाली कोई चीजें हैं, ठीक है, ये सब क्या मानी गई, इररिलेवेंट मानी गई, इनको टेक्स्ट में कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है। तो दीज डिटेल्स आर ऑब्स्टकल्स टू कंप्रीहेंड अ वर्क ऑफ आर्ट। इनको क्या माना गया है, न्यू क्रिटिसिज्म के साथ बाधा माना गया है, ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिक्स मस्ट डाइवर्ट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक बायस एंड प्रेजुडिस, मतलब बाहरी चीजों से आपको जो है हट जाना है। तो आपने वही देखा होगा, देखो टी.एस. एलियट ने द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी दिया है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो उसमें उन्होंने कहा ही है कि भाई देखो यार, जब हम किसी वर्क को एवेल्युएट कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो उसमें अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल आइडेंटिटी टेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई हिस्टोरिकल आइडेंटिटी टेक्स्ट में होनी चाहिए। जब आप इनको इंक्लूड जो है एक्सक्लूड कर देंगे तभी जाकर के आप टेक्स्ट की वैल्यू को पा पाएंगे, ठीक है। तो बाहरी चीजों को मना कर दिया गया है। अब ये आपको टर्म याद रखना है कि टेक्स्ट जो होता है एज इट इज इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में ये कंप्लीट है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बोला क्रिटिक मस्ट नॉट बी हिंडर्ड एंड प्रेजुडाइज्ड बाय एनी अदर लिटरेरी थ्योरी। मतलब जैसे आप कोई वर्क को इवैल्यूएट कर रहे हैं, किसी दूसरे ने बच्चा दिया तो आप उस चीज को दिमाग में रख करके जज नहीं करेंगे, वो हिंडर नहीं बनना चाहिए। अ पोएम हैज बोथ फॉर्म एंड अ कंटेंट एंड बोथ शुड बी क्लोजली स्टडीड। तो सीधा बोला गया कि एक पोएम अगर आपके पास में है तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म भी होगा, उसमें पर्टिकुलर कंटेंट भी होगा। उस फॉर्म और कंटेंट को आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसे एनालाइज करना है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ द पोएम, ठीक, ये चीज है। अब जैसे क्या क्या चीजें बताई गई,
देखो चाहे वर्ड्स हो गया, इमेज हो गया, रिदम हो गया, मीटर हो गया, कॉन्स्टिट्यूट द फॉर्म ऑफ द पोएट्री। अब इन्होंने बताया ना कि पोएम में हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव अ नीड टू लुक फॉर इन अ पोएम। सो एज you have already seen that in a poem there are two parts. Number one is form, number two content. These two things we have a need to analyze, right, and try to understand properly. So if we talk about the form, that what kind of things are included in the form, then we have a need to focus here. The form consists words, image, rhythm and meters, right? They closely and cautiously studied. A poem is an organic whole एंड द डिफरेंट पार्ट आर इंटरकनेक्टेड। मतलब बोला गया कि कोई भी पोएम है वो ऑर्गेनिक होल है। मैंने बताया ना कि न्यू क्रिटिसिज्म बात करता है ऑर्गेनिक यूनिटी पर। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब है कि उस पोएम जो कंपोज हुई है उनमें किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। मैंने बोला ना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, कौन सा सिंबल है, कौन सा इमेजनरी है, इन सब चीजों को मिलाकर के एक पोएम बनती है। फिगर ऑफ स्पीच है, मीटर है, डिक्शन है, तो उसको हमें सही से करना है, ठीक। एंड द डिफरेंट पार्ट्स इंटरकनेक्ट, किस तरीके से एक दूसरे से पार्ट कनेक्टेड है, एंड टू ईच अदर विथ ईच पार्ट इन्फ्लुएंसिंग द अदर। मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस चीज को हमें समझना चाहिए। अब जैसे आप जॉन कीट्स को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जॉन कीट्स का हमने ओड टू नाइटिंगेल आपको दे दिया। अब ओड टू नाइटिंगेल आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको केवल ओड टू नाइटिंगेल पोएम के बारे में ही ध्यान देना है, ना कि ये जॉन कीट्स के जो है प्रेमिका उनको छोड़ करके चली गई थी या परिवार में उनके साथ ऐसा था तो वो अपना पेन यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर आप रियल मीनिंग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वो ध्यान में नहीं रखना है आपको। हमें जॉन कीट्स से मतलब नहीं है, हमें उनके वर्क से मतलब है कि क्या लिखा है, बस। चलिए अब यहाँ पर देखें, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, देयर अरेंजमेंट्स एंड द वेज इन विच दे ऑपरेट ऑन ईच अदर आर इंपॉर्टेंट। देखो बताया गया है कि भाई उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में वर्ड्स का अरेंजमेंट क्या है, किस प्रकार से वो ऑपरेट कर रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, किस प्रकार से उनका एक्सप्रेशन है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स एज्यूम, डेनोटेटिव एंड कन्नोटेटिव। तो यहाँ पर वर्ड आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, डेनोटेटिव एंड कन्नोटेटिव। डेनो का मतलब होता है डिक्शनरी में जो लिखा है एज इट इज उसका वही मीनिंग होना चाहिए। कन्नोटेटिव का मतलब जो नहीं है, जो लिखा कुछ और है और अर्थ कुछ और है। तो आप जानते हैं पोएम में दो प्रकार की मीनिंग चलती है। तो आयर रिचर्ड ने, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने दो प्रकार की लैंग्वेजेस बताई हैं। एक तो इमोटिव लैंग्वेज बताई है और दूसरी साइंटिफिक लैंग्वेज बताई है। इमोटिव लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली पोएट्री में होती है और साइंटिफिक लैंग्वेज बेसिकली प्रोज में होती है। तो इमोटिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जिसको देख करके आपके अंदर आपके इमोशंस जाग जाएं। देसी भाषा में बताया जाए कि लिखा कुछ और हो और उसका मतलब कुछ और हो। जैसे यहाँ देखो, जैसे किसी भी पोएम में आपने लिखा देखा होगा पेल, तो पेल का मतलब पीला होता है। वैसे तो ओरिजिनल मीनिंग डिक्शनरी वाला मीनिंग पीला हो जाएगा, लेकिन पोएट्री में इसका मतलब लगता है सैड। तो ये सैड जो है ये कन्नोटेटिव मीनिंग हो जाएगी। पेल जो है ये आपके डेनोटेटिव मीनिंग हो जाएगी और सैड जो है ये इमोटिव मीनिंग हो जाएगी, ठीक। तो वही चीज बताया गया है। चलो अब आइए रिचर्ड जो है यहाँ पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर प्रश्न ये आ जाए कि किसने जो है बिहेवियर ऑफ वर्ड्स जो है कॉन्सेप्ट दिया है, तो आइए रिचर्ड ने दिया। ये बात याद रखना, ठीक। इम्पसन का जो है 7 कैटेगरीज हैं एम्बिग्यूटी की। किसी भी टेक्स्ट में जो है एम्बिग्यूटी मिल जाएगी। तो आपने जो है एम.एच. अब्राहम को पढ़ा होगा, वहां पर एक फ्रेज आता है पॉट मोन्ट्यू बॉक्स करके, उसका मतलब होता है डबल मीनिंग। तो क्योंकि जब डबल मीनिंग होती है तो उस टेक्स्ट का अलग ही मतलब बन जाता है। जब पैराडॉक्स होता है तो फिर उसका भी मतलब अलग ही बन जाता है। तो इन चीजों के आधार पर आपको जो है जज करना है। टेंशन किससे संबंधित है? टेंशन का मतलब कॉन्फ्लिक्ट से। टेक्स्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको समझिए। अब टेंशन है एलेंटेड से, तो विद देयर सब डिविजन। अब इसमें देखो जॉन क्रा रैनसम जो है प्रिंसिपल ऑफ टेक्सचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आ जाए कि टेक्सचर नाम का जो है टर्म किसने दिया, तो जॉन क्रा रैनसम ने दिया। रॉबर्ट पेन बैरन्स प्रीऑक्यूपेशन विद द सिंबल्स, तो रॉबर्ट पेन बैरन जो है आपके सिंबल से हैं संबंधित, इस पे ध्यान देना है, ठीक। बाकी पैराडॉक्स से भी एसोसिएटेड है ये। एलन टेड का जो थ्योरी है वो टेंशन है, ये नेट में आ चुका है। तो जिसने सिद्धांत दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ सकता है। आई रिचर्ड का बिहेवियर सिद्धांत हो गया, ठीक है। जॉन क्रा रैनसम का टेक्सचर हो गया, एलन टेड का टेंशन हो गया, रॉबर्ट पेन बैरन का सिंबल्स हो गया। ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आर रिलेटेड टू द सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड बिकॉज द वर्ड्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन दे कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम। अब ये ध्यान देना, शब्द पे में बहुत ध्यान देना है। जब कोई शब्द पर्टिकुलर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है या फिर शब्दों से होकर के गुजरता है तो उसका मीनिंग भी ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम और आप अंग्रेजी पढ़ाते होंगे, आपने देखा होगा, तो हम लोग कहते हैं कि बेटा यहां पर इसका मतलब ये लगेगा, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है। समझ रहे हैं, आपने पढ़ाया होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वह शब्द किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट से होकर के गुजर रहा है तो वहां पर उस टेक्स्ट का मतलब, वर्ड का मतलब अलग हो जा रहा है। जैसे यहां पर समझो, फॉर का मतलब बहुत होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है, और फॉर का मतलब कारण भी हो जाता है, फॉर का मतलब क्योंकि भी हो जाता है। अब ये ऐसा कब हो जाएगा? जब ये किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से होकर के गुजरेगा तो जिस टाइम पर, उस समय पर जिस चीज की डिमांड है उसी के हिसाब से ये फॉर जो है अपना अर्थ ले लेगा, तो उस चीज का मीनिंग बदलता रहता है। तो इसीलिए हमें वहां पर बताया गया कि वर्ड्स पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पोएट्री इज अ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सो द न्यू क्रिटिसिज्म सीक्स टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अ स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि पोएट्री क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। जैसे हमें आपसे कुछ कहना होता है, समाज को अपनी बात पहुंचानी होती है, तो हम पोएट्री के माध्यम से चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होती है कम्युनिकेशन का। पोएट्री में हम लिखते हैं, पोएट्री में हम अपनी लैंग्वेज डालते हैं और लैंग्वेज के माध्यम से हमारे अंदर जो भी इमोशंस थॉट आ रहे होते हैं उसमें हम व्यक्त कर देते हैं। तो न्यू क्रिटिक कहते हैं कि भैया जी, टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ द पोएम थ्रू अ स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो पोएटिक लैंग्वेज के माध्यम से ही हमको समझना है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री टफ क्यों बनाई गई है? क्योंकि उसमें फार फेच्ड इमेजरी लगी हुई है, और फार फेच्ड इमेजनरी बेसिकली ये न्यू क्रिटिसिज्म का ही एक हिस्सा मान सकते हैं आप उसको है। अब मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई पोएट ने उस इमेजिनरी के माध्यम से अपनी बात बोली है। अब आप उस पोएम को पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको पोएटिक लैंग्वेज ही नहीं पता कि सिंबल्स क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होती है, तो जब आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि पोएट जो है क्या कहना चाह रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वही पोएट कह रहा है कि पोएट्री एक कम्युनिकेशन होता है और लैंग्वेज जो है बेसिकली एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। तो भाषा के माध्यम से पोएट के जो थॉट्स हैं वो लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं और वो उसे पोएम में लिख देता है, और पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। लेकिन उसकी बात को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पोएटिक लैंग्वेज को समझ सकें कि आखिर कविता में किस प्रकार की लैंग्वेज होती है। तो मैंने बताया ना कि इमोटिव लैंग्वेज होती है, इसमें सिंबल्स होते हैं, इसमें रिदम होता है, इसमें मीटर होता है, इसमें इंटोनेशन होता है। इनको समझना हमें जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज। तो वही बात कर रहा है। एंड फॉर न्यू क्रिटिक्स वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड क्लोज एनालिसिस ऑफ अ वर्ड द ओनली की टू द पोएटिक मीनिंग ऑफ द पोएम। और कब कर पाएंगे? जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का बहुत ज्यादा एनालिसिस करेंगे। इसीलिए देखिए, प्रोज पढ़ना आसान होता है, पोएम पढ़ना कठिन होता है। प्रोज पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें साइंटिफिक मीनिंग होती है, जो लिखा है वही लिखा है। और पोएट्री इसलिए कठिन होती है क्योंकि उसमें जो लिखा है वो लिखा है नहीं। उसी को समझना कि इस समय पर ये पोएट इस वर्ड के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, उसको अगर आप समझ गए तो मीनिंग ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। इसीलिए द मीनिंग एंड मीनिंग आयर शेड का वर्क जरूर पढ़िए, आप सब समझ पाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना। देखिए, अब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो न्यू क्रिटिक्स है वो बेसिकली हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड जो क्रिटिसिज्म के उनको सबको खत्म मतलब मानता ही नहीं है। चाहे हिस्टोरिकल हो, फिलोसफिकल हो, बायोग्राफिकल हो, इन सब चीजों को क्या कहता है? एक्सटर्नस फैक्टर मानता है, मतलब बाहरी। तो इनको इनके ऊपर ध्यान देने का कोई मतलब ही नहीं है, इनको पहले से खत्म कर दे रहा है, ठीक है। न्यू क्रिटिक्स जो है बेसिकली एंटी एम्प्रेसियनिस्टिक है, ये ध्यान देना। देखो, आपको पता है कि इम्प्रेसियनिस्टिक एक मूवमेंट शुरू हुआ था। इम्प्रेसियनिस्टिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे कोई आपने पिक्चर देखी, ठीक है, और पिक्चर देखने के बाद में उस पिक्चर को देख करके आपके अंदर किस प्रकार का जो है परिवर्तन आता है या उसका इंपैक्ट पड़ता है, उसे हम इम्प्रेसियनिस्टिक
कहते हैं। बात समझ में आ रही? क्योंकि जब आपने एक्सप्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म ये लगभग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इंप्रेशन मतलब आप जानते हैं, चाहे एक्सप्रेशनिज्म हो चाहे फिर इंप्रेशनिज्म हो, ये सब के सब पेंटिंग से ही एसोसिएटेड है, वहां से लिए बाद में इसको लिटरेचर में यूज किया जाने लगा। तो इंप्रेशनिज्म का मतलब कोई पेंटिंग है या फिर किसी व्यक्ति को देख करके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके आधार पर आपकी जो है इमोशंस में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो फिर वो इंप्रेशनिज्म में आएगा। और पोएट मना कर रहा है, अगर किसी जैसे आप वर्क लिख रहे हैं, हमने आपकी जो है आउटफिट को देखा कि यार ये तो बहुत गरीब है, इसको प्रमोट कर दो, चलो वर्क कैसा भी लिखो इसको प्रमोट कर दो, तो फिर आप एक क्वालिटी वाले वर्क को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी जो होनी चाहिए राइटर के अंदर वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने क्वालिटी देखी नहीं, आपने तो उसका केवल जो है आकृति देखी, फिगर देखा, उसी के आधार पर अपने जो है आपके अंदर इमोशन जाग गई, और जो होना चाहिए रियल जजमेंट वो होगा नहीं, आप बायसनेस आपके अंदर आ जाएगी और टेक्स्ट का जो रियल मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म जो है, न्यू क्रिटिक्स एंटी इंप्रेशनिस्टिक है और एंटी रोमांटिक है, क्योंकि एंटी रोमांटिक में बहुत ज्यादा बायोग्राफिकल चीजें और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, और बाकी तो ये सब क्लोज रीडिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बात कर ही ली थी। पॉजिटिविस्ट क्रिटिसिज्म, देखो ये बेसिकली पॉजिटिविज्म एक जो है फ्रांस के स्कॉलर हैं जिनका नाम है हिप्पोलाइट टेंस, ठीक है। एक फेमस स्लोगन है रेस मिलिव एंड मूवमेंट। टेंस ascertain that the literary text should be regarded as the expression of the psychological of an individual। तो पॉजिटिव इन्होंने कहा था कि जो बेसिकली टेक्स्ट है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेस करना है। तो दिस मीन दैट द पीरियड इन विच द इंडिविजुअल लिव्ड and the race to which we belonged would also be involved, and all human achievements could be explained by referring to these three causes। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इन्होंने कहा कि यार कि देखो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी जानो, तो इसको जानने के लिए आपको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि आखिर आज ये ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा जानेंगे तो फिर ये न्यू क्रिटिसिज्म का खंडन कर रहा है। तो इसको इसलिए बस केवल इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिविज्म जो टर्म है बेसिकली किसने दिया, तो हिप्पोलाइट टेन ने दिया, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी यहां से कोई मतलब नहीं है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बाकी एक चीज याद रखना, अगस्टस कॉमेट ये नाम दिया गया है, ये 1798 से 1857 तक बेसिकली रहते हैं, ये भी क्रिटिक हैं, ठीक है, एक फ्रेंच फिलोसफर माने जाते हैं ये। तो ये भी जो है पॉजिटिविज्म से भी बेसिकली एसोसिएटेड है, और इनकी जो है फिलॉसफी भी पॉजिटिविज्म पर भी आती है, तो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो पॉजिटिविज्म से एसोसिएटेड है, तो अगस्ट कॉमेट भी आपको याद करना है। अब ये जो है कुछ क्रिटिक्स वगैरह हैं जिनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि टी.एस. एलियट का इंडिविजुअल टैलेंट हम लोगों ने देख ही लिया था, और राइटर के बारे में हम लोग कुछ कुछ जो उनके वर्क्स हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। F.R. लेविस के बारे में जान लेते हैं। ये 1895 में इनका जन्म होता है, 1978 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेविस जो है बेसिकली एक क्रिटिक है, और who follows the critical principles declared by T.S. Eliot and I. Richard, मतलब लेविस, I. Richard और T.S. Eliot को फॉलो करते हैं। He asserted that the fundamental requirements of a critic is the need of a practicing critical criticism. His work is noted for validity of thoughts, intelligence and concreteness. He recognized the value of literature of life. He is the opinion that the real literary interest is marked by interest in the man, society and civilization। तो इनमें बस आपको क्या ध्यान देना, यहाँ पर एक ये प्रश्न आया था नेट में कि इनका जो है एक लिटरेरी मैगजीन माना जाता है स्क्रूटनी, ठीक है, ये उससे एसोसिएटेड है, ये हमें याद रखना है। फिर इनके जो है कुछ वर्क्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं पेपर के लिए अपने। इसमें आपका है न्यू वेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, 1932 में आता है, ये ऑर्डर में करवा सकता है। सबसे ज्यादा इनका फेमस जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन है, ये वाला वर्क, जिसमें ये नाम दे रखे हैं, इनको जो है इन्होंने एवेल्यूएट किया था और पाया था कि इनमें से किन के अंदर जो है ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आप जान ही रहे हैं, टी.एस. एलियट का है, और टी.एस. एलियट के बताए पद चिन्हों पर ही F.R. लेविस चलते हैं, उन्हीं के आधार पर इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन वर्क लिखा था, और बाद में ये एनालाइज किया कि ये जो एलियट हैं, जेम्स हैं, जोसेफ कॉनराड हैं, लॉरेंस हैं,
डिकेंस हैं, इनके अंदर ग्रेट ट्रेडिशन है कि नहीं है, ये चीज़ है। अब इसमें जॉन करा रैनसम है, रैनसम जी के बारे में आप सभी जान ही रहे हैं। ये बेसिकली पोएट, टीचर और क्रिटिक थे। 1880 में इनका जन्म होता है, 1974 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके केवल हम लोग वर्क देखते हैं, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, हिज इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसेज आर क्रिटिसिज्म इंक, इनका एक ये वर्क है, ठीक है। कहाँ पब्लिश होता है, कहाँ पब्लिश नहीं होता, उससे में कोई मतलब नहीं है। बाकी इनका एक ये है कि पोएट्री आर नोट ऑन ओंटोलॉजी, ठीक है, एंड क्रिटिसिज्म प्योर स्पेकुलेशंस। ये जॉन करा रैनसम के वर्क हैं, वो आपको ध्यान देना। बाकी न्यू क्रिटिसिज्म आप जानते हैं 1941 में आता है। ये राइटर्स के नाम है, न्यू क्रिटिक्स के नाम है। दो प्रकार से प्रश्न आपसे आ सकता है। नंबर एक, राइटर बेस्ड पर, इनमें से कौन सा जो है न्यू क्रिटिक नहीं है वो। दूसरा आपसे आ सकता है, इनमें से कोई पर्टिकुलर राइटर दे देगा, उनके वर्क्स पूछ लेगा, इनमें से कौन सा इनका वर्क नहीं है। या फिर आपसे जो न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स हैं, उनके वर्क्स को आपसे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा सकता है। तो जितना मैंने जो जो आपको नाम बताए हैं, जो मैं वर्क बता रहा हूँ, उनका पब्लिकेशन डेट जरूर याद रखें। उसके बाद में उन राइटर्स का, हालांकि जो टर्म मैंने दिया वो भी आपको याद रखना है। और जब आपको टाइम मिले तो इन राइटर्स के वर्क्स को भी पढ़ना है। तो पहले तो हम जितने भी क्रिटिसिज्म में टर्म्स आ रहे हैं उनको डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनके राइटर्स को लेकर के बात करेंगे, फिर राइटर्स पर पर्टिकुलर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इनको बीच में हम लोग नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग केवल पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, किसी राइटर पर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो वर्क बताए, इन पे आपको ध्यान रखना है। और आप जान ही रहे हैं, इन्होंने जो टर्म बेसिकली कहाँ पर दिया, उन्होंने कहा है कि भाई स्ट्रक्चर पर, पोएटिक स्ट्रक्चर पर और टेक्सचर पर बात की है, और जो क्लोज टेक्सुअल रीडिंग को लेकर के बात की है, ठीक है, और ऑटोनॉमी ऑफ द टेक्स्ट को लेकर के उन्होंने बात की है, ठीक। तो ये जो चीजें आ रही हैं वो आपको ध्यान दें। और क्लीन ब्रूक का जो कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आ गया था, ठीक है। ये पैराडॉक्स और आयरनी को लेकर के बात की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आ जाए कि भाई इनमें से अच्छा कौन सा न्यू क्रिटिक है जिसने कॉन्सेप्ट दिया है पैराडॉक्स का या फिर आयरनी का, तो आंसर हो जाएगा क्लिंथ ब्रूक, ठीक। क्लिंथ ब्रूक का भी जो है काफी बड़े न्यू क्रिटिक्स माने जाते हैं। इनका हम जो है डिटेल में एक लेक्चर लेकर के आएंगे। बाकी एलन टेड का जो है थ्योरी ऑफ टेंशन, ये माना जाता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। चलो, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। क्लिंथ ब्रूक में बेसिकली हम आपको केवल जो वर्क्स बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। एक इनका वर्क आता है स्ट्रक्चर ऑफ द पोएट्री 1947 में, ये, और द वेल लॉर्ड अर्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेल लॉर्ड अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, ठीक है, ये पूरा टाइटल इसका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी पोएट्री एंड ट्रेडिशन, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939 में, ये। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक। बाकी हमने बताया कि इन्होंने जो है पैराडॉक्स को लेकर के, आयरनी को लेकर के बात की है, वो आपको ध्यान देना है। हाँ, यहाँ पर एक ये देखते हैं, देखो ये द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, ठीक है, ये हो गया। द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स, ये द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये वाला पेपर में आ चुका है नेट में। ये क्लिंथ ब्रूक से एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो पीजीटी वाले ध्यान दे सकते हैं, विलियम फॉकनर द यूनोक पटवा कॉन्ट्री 1963 में, इनमें से किस न्यू क्रिटिक ने वर्क लिखा है, तो आंसर हो जाएगा क्लिंथ ब्रूक, ये हमें ध्यान देना है। बाकी ये बीच का इतना ज्यादा नहीं है, इनके वर्क हमें याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेजेस, ये एक इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। बाकी विलियम फॉकनर द यूनोक पटवा कॉन्ट्री, ये वाला हो गया। बेल लॉर्ड अर्न काफी ज्यादा फेमस वर्क ये है। और बाकी पोएट्री एंड ट्रेडिशन, ये वाला हो गया। बाकी विलियम के विमसेट, ये आप सभी जान ही रहे हैं, और इनको कई बार पढ़े भी हैं आप, तो नाम भी पता होगा, ठीक है। बाकी इनका एक फेमस वर्क क्या है, द वर्बल आइकन, ठीक है, स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री, ठीक, ये। और बाकी यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ये भी इन्हीं का वर्क है। जो मैं इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, और ये आप सब जान ही रहे हैं भाई, ये इंटेंशनल फैलासी वगैरह सब इन्हीं का दिया हुआ है, और इफेक्टिव फैलासी वगैरह, ठीक। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ये प्रश्न बना दिया, इनमें से कौन सी बेसिकली थ्योरी जो है या कॉन्सेप्ट जो है न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अफेक्टिव फैलासी भी इसी से है, इंटेंशनल फैलासी इसी से भी है, और जो फॉर्मलिज्म आपने नाम सुना होगा,
फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली लगभग सेम ही है, क्योंकि आपने इसमें टर्म सुना होगा डीफैमिलराइजेशन जो है रशियन फॉर्मलिज्म में। तो डीफैमिलराइजेशन का मतलब वहां पर भी बताते हैं कि हिस्टोरिकल और पर्सनल जो है चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, केवल केवल टेक्स्ट को ही हमें एनालाइज करना चाहिए। तो लगभग वो सेम ही है वहां पर। तो डीफैमिलराइजेशन भी लगभग जो है उसी से एसोसिएटेड ही है। क्लोज रीडिंग, ठीक है, क्लोज टेक्सुअल रीडिंग या फिर जो ऑटोटेलिक टेक्स्ट है वो सब न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। इंटेंशनल फैलासी और अफेक्टिव फैलासी ये हम लोग पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं एमएच प्राइम में, चाहे तो आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। हालांकि जब शब्दों पर आएंगे तब वहां पर पढ़ाएंगे, अभी केवल कॉन्सेप्ट समझिए। एलन टेड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, 1879 से 1979 है ये। इनका केवल जो है एक जो टेंशन वाला टर्म है वही आपको याद रखना है, और बाकी वो वही चीज बता रहे हैं ये, तो पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इनको। ये इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ भाई इनको थोड़ा सा देख लो। विंटर इज रिजेक्टेड, ये ध्यान देना, ये और विंटर्स हैं। विंटर्स रिजेक्ट्स मॉडर्निस्ट इनोवेशंस एंड टर्न्स टू द कन्वेंशंस प्रोसोडी फाउंड इन जॉन ड्रेडन एंड अलेक्जेंडर पोप। मतलब जो भी मॉडर्निस्ट इनोवेशंस हुए उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जॉन ड्रेडन और अलेक्जेंडर पोप के टाइम पर जो भी प्रोसोडी थी उसी को इन्होंने फॉलो किया है, बस ये बता रहे हैं। और ये बिलीव करते हैं कि पोएट्री जो है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, नेट वाले याद रखें, कहते हैं कि पोएट्री जो है स्टेटमेंट इन वर्ड्स अबाउट अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आइवोरी विंटर्स ने। इन्होंने कहा कि पोएट्री जो है बेसिकली स्टेटमेंट एक वर्ड्स में है और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि पोएट्री जो है शुड बी क्लियर स्टेटमेंट दैट यूजेस द ट्रेडिशनल मीटर्स सिंस दे अलोन कुड एक्सप्लॉइट द फुल इमोशनल एंड पोटेंशियल ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे फीलिंग्स। कहने का मतलब है कि पोएट्री जो भी लिख रहे हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए, जितनी हमारी भावनाएं हैं वो आसानी से वहां पर एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। आरपी ब्लैकमर है, देख ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता, उस पर ध्यान देना है कि ही रोट ऑन द नोबलिस्ट लाइक हेनरी जेम्स के ऊपर लिखा है, डीएस लॉरेंस के ऊपर लिखा है, एज वेल एज सम यूरोपियन एंड अमेरिकन नोबलिस्ट। मतलब इनके कुछ क्रिटिकल ट्रेटाइज वगैरह लॉरेंस के ऊपर, जेम्स के ऊपर और कुछ अमेरिकन और यूरोपियन के ऊपर इन्होंने लिखे हैं। अब यहां से थोड़ा देखते हैं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। He shares the opinion of the new critics on the autonomy of text. So he rejects the extrinsic methods of criticism based on biography, psychology and history और मार्क्सिज्म। ये टर्म आपको याद रखना है। देखो न्यू क्रिटिसिज्म से पहले मार्क्सिज्म चल रहा था, तो ये क्या मानते थे कि भाई जो भी टेक्स्ट है वो बेसिकली एक सोशल प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जिस भी टेक्स्ट में देखो सब सोसाइटी के बारे में लिखा जा रहा है, मिडिल क्लास के बारे में, उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है, टेक्स्ट के बारे में कोई बातें नहीं कर रहा। तो न्यू क्रिटिसिज्म से पहले बेसिकली मार्क्सिज्म का काफी ज्यादा बोलबाला था, मतलब जो कुछ है वो सोसाइटी है। तो यार लिटरेचर वालों ने कहा कि यार मतलब क्या ही टेक्स्ट का मतलब है, हम क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट का जो ओरिजिनलिटी है, जो एस्थेटिक ब्यूटी है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक ब्यूटी है या ऑर्गेनिक यूनिटी है, वो सब खत्म ही हो गई है। टेक्स्ट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, समाज में क्या चल रहा है वो सब चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। तो जो न्यू क्रिटिक्स आते हैं वो मार्क्सिज्म को पूरी तरीके से या फिर सोशल क्रिटिसिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की तरफ मूव कर देते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली ऑन टेक्स्ट। व्हाट इज टेक्स्ट? वी हैव अ नीड टू नो अबाउट व्हाट इज टेक्स्ट एंड व्हाट इज इनसाइड द टेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मीटर्स, डिक्शंस, सिंबल्स, इमेजिनरीज, फिगर ऑफ स्पीचेस, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न is there. We have a need to find out. When we will find out, when we will keep a close reading of that particular text, then we will realize that what is the beauty, what is the aesthetic beauty, what is the organic unity, or what is the linguistic composition of that particular text. Right? All these things were pleaded by or advocated by the new critics. So the same things we can find out here. अब इनका एक जो सबसे फेमस वर्क है वो है लैंग्वेज एंड जेस्चर, लैंग्वेज एज अ जेस्चर। ये सबसे फेमस वर्क है, इसको आप पढ़िएगा अलग से, ठीक है। अब एक बार ये प्रश्न आ भी चुका है कि ये जेस्चर नाम का टर्म किसने दिया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेस्चर नाम का टर्म किससे एसोसिएटेड है? आरपी ब्लैकमोर से। ये आपको ध्यान देना, ठीक। अब इस जेस्चर में ये बताते हैं, देखो रिदम है, कैडेंस है और कौन सा डिवाइस है, जैसे कि सिंबल हो गया, कौन कौन सी चीजें यूज की गई उसके बारे में ये बात करते हैं। रॉबर्ट पेन बैरन, ठीक है भैया जी, इनको थोड़ा सा देख लो। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ लिया है कि भाई इन्होंने एक सदर्न रिव्यू करके एक आता है मैगजीन, उसको इन्होंने एडिट किया था, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया।
बाकी इनके वर्क हम लोग देख लेते हैं। इनका एक एंथोलॉजी आता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री न्यू क्रिटिक्स में, रॉबर्ट पेन बैरन का 1905 से 1988 तक, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 में, ये डेट भी याद रखनी, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री और अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, ये रॉबर्ट पेन बैरन के हैं, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न रेटोरिक 1949 में इनका आता है, ठीक है। ये सारे वर्क्स हमें याद करने हैं और ध्यान देना इन पे हमें। विलियम एम्सन के बारे में आप पढ़ चुके हैं तो उसको जाना दो। अब चलो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, द इंटेंशनल एंड द अफेक्टिव फैलासी। देखिए, द डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एडिटेड बाय जोसेफ टी सिल्पी 1942, बिमसेट एंड बियर्डसले had earlier argued that the design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for a judging of the success of a literary art। तो सिंपल सी बात है, ये इन्होंने पहले कहा था कि भाई अगर कोई वर्क को हमें जज करना तो उसमें राइटर का इंटेंशन क्या है या फिर उसके इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके आधार पर हम किसी वर्क को जज नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं और उस राइटर के जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको अगर हम दिमाग में रखेंगे तो फिर हम वर्क को जज नहीं कर पाएंगे। उदाहरण समझूं, जैसे अभी आपके बहुत सारे दोस्त हैं और आप क्लास में पढ़ते हैं। अब मान लो आपने कोई क्लास में गलती कर दी, ठीक है, आपके दोस्त ने गलती कर दी और आपसे टीचर ने पूछा कि बताओ क्या इसने गलती की है, तो ऑब्वियसली आप एज अ फ्रेंड है तो आप बायस हो जाएंगे, बोलेंगे मेरा दोस्त है यार, नहीं सर इसने नहीं की, जबकि उसमें गलती है कि नहीं। तो हमेशा आप अच्छे बताएंगे। वैसे ही अगर कोई वर्क लिख रहा है और उसमें आपने जिसने उस वर्क को लिखा है वो आपका रिलेटिव हुआ, फ्रेंड हुआ, तो फिर आप उस वर्क को सही से जज नहीं कर पाएंगे और आप बायस्ड हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो फिर ऐसे जज करना बेकार होता है। अब जैसे किसी इमोशंस को लेकर के हमको जज करना है कि भाई इस वर्क का इमोशन क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से जज कराएंगे, तो हर आदमी का अपना अलग अलग इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उसी के आधार पर चीज़ों को जज करेगा, तो जो रियल मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। जब आगे पढ़ेंगे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी तब बताएंगे। तो ये जो आपका है द इंटेंशनल फैलासी, ठीक है, ये 1946 में आपका आता है, ठीक, ये द स्वैन रिव्यू में, ठीक है भैया। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, इंटेंशनल फैलासी तो सब पढ़ा चुके हैं, पिछला लेक्चर हमारे चेक कर लेना जाकर के। तो दीज फैलासीज आर ऑब्स्टकल्स टू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। बाय न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है, सब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपना खुद का पर्सनल कुछ भी सुझाव उझाव और कुछ भी नहीं देना होता है। तो इसीलिए चाहे इंटेंशनल फैलासी और चाहे आपकी अफेक्टिव फैलासी हो, दोनों की दोनों ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म में आएंगी। तो आज था ये हमारा न्यू क्रिटिसिज्म जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मलिज्म को पढ़ेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि शिकागो क्रिटिक्स का काफी ज्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट रहा है। शिकागो क्रिटिक्स जिनको न्यू अरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स बोलते हैं, जिनके मैंने आपको नाम शुरुआत में बताए, उनको आप पढ़ना, उनके वर्क्स को पढ़ना, और तब आपको समझ में आएगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। इसके बाद में इसी से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आ जाता है ना, स्ट्रक्चरलिज्म। तो जैसा कि ये खुद ही स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, टेक्सचर पे बात कर रहे हैं, अब जो स्ट्रक्चरलिज्म आएगा जिसमें आप फर्डिनेंड डी सॉसर को देखेंगे, वो स्ट्रक्चर को बात करते हैं लेकर के, उसके पैटर्न को बात करते हैं लेकर के, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जितने भी आपके क्रिटिक्स थे, जो न्यू क्रिटिक्स हैं, उनके जो फेमस वर्क्स होंगे उनका हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपका पूरा न्यू क्रिटिसिज्म तैयार हो जाए, ठीक है, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया और जानकारी मिली हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।